बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 13 अगस्त का आगाज़ हो गया है। पूरे 5 दिन के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस का सिलसिला बहाल कर रहा हूं। और आज जब हम बात कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 167 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और इस 167वें दिन के इख्तिताम पर अब से चंद घंटे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही हैरानकुन दावा किया है। और उस दावे के साथ ही ईरान दौरे हाजिर की सबसे बड़ी पहेली बन गया है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब अभी 13 अगस्त की सुबह तक किसी के पास मौजूद नहीं है। यानी वो ज़माना जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना कहते हैं, जहाँ पर दुनिया भर में कहीं कोई तहकीक हुई हो, कोई किताब लिखी गई हो, किसी अखबार में आर्टिकल छपा हो, कहीं प्रोपेगेंडा किया गया हो, उस प्रोपेगेंडा को काउंटर किया गया हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, डिसइन्फॉर्मेशन दी गई हो, कहीं किसी टॉक शो में किसी ने गुफ्तगू की हो, कहीं किसी ने कोई दावा किया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो हासिल करना, उस तक रसाई हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ईरान और अमेरिका की जंग वो जंग है जिस पर पूरी दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स, दिफाई माहिरीन, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स, पूरी दुनिया का मीडिया नज़रें लगा कर बैठा है। और बड़ी ही माइक्रो लेवल पर जाकर मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी छानबीन की जा रही है। और ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप एक दावा करते हैं और उसके बाद हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं। कुछ बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आती हैं जिससे आपको यह एहसास होता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना होने के बावजूद और इंफॉर्मेशन तक इतनी बेहतरीन रसाई होने के बावजूद कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। और दुनिया के सबसे मोतबर समझे जाने वाले, सबसे मौक्कर समझे जाने वाले, ऐसे जिनकी सबसे ज़्यादा साख समझी जाती है, ऐसे इदारे भी सिर्फ और सिर्फ सवालात लेकर बैठे हैं कि ईरान कौन सा मुअम्मा है, ईरान क्या चीज़ है, ईरान ने ये सब कुछ किया कैसे और ईरान आगे क्या कुछ कर सकता है। तो मैं आपको एक तो बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा क्या किया, फिर बीबीसी ने इसके हवाले से क्या रिपोर्ट किया है, ईरान के हवाले से, उसकी फायर पावर के हवाले से, उसके अज़ाइम के हवाले से, और अदरवाइज़ जो कुछ इंटरव्यू सामने आए हैं और अब्बास इराक़ची का बयान सामने आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तमाम ख़बर के तनाजुर में। लेकिन साल 2025 की सबसे बड़ी पहेली क्या थी, 2026 की तो हम बात कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए जो 2025 की सबसे बड़ी पहेली थी पूरी दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स के लिए, पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, पूरी दुनिया के मुल्कों के दिफाई अताशी जो है वो बैठकर इसको स्टडी कर रहे थे और मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई कि पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि एक ऐसा फाइटर जेट जो इंडिया के पास मौजूद था, रफाल, जिसकी कॉम्बैट में कोई लॉस था ही नहीं, कभी मारा नहीं गया, कभी गिराया नहीं गया, वो पाकिस्तान ने कैसे चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं उसके इम्तजाज से बनाए जाने वाले जो तैयारे हैं, या चाइना और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उससे जो तैयारे बनाए हैं, आखिर उन्होंने एक ऐसा तैयारा जिसको इनविजिबल समझा जाता है रडार पर और जिसको आज तक कॉम्बैट में जंग के दौरान निशाना नहीं बनाया जा सका, आखिर पाकिस्तान ने वो कैसे गिरा दी। कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, चंद हफ्तों के बाद ये तमाम तफसीलात सामने आ चुकी थी। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की जंग का 6ठा महीना चल रहा है और 6ठा महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लगभग 5.5 महीने जो है वो गुजर चुके हैं इस जंग को। और इस दौरान जो है वो बहुत सारे पहलू और बहुत सारी पहेलियाँ जो हैं वो सामने आई कि ईरान ने जो है वो F-35 तैयारा कैसे पकड़ लिया, कैसे उसको गिरा दिया, हीट सेंसर से, या फिर आपने जो है वो हीट सीकिंग जो मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए आपने दुनिया के स्टेल्थिएस्ट जो फाइटर जेट है उसको कैसे गिरा दिया। F-5 तैयारा जो 1950s का बनाया हुआ है, जिसको अमेरिका ने सवाई ट्रेनिंग के कभी इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका ने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस के लिए इस्तेमाल किया था, और वो भी दुश्मन तैयारे के तौर पर अपने रडार्स को चेक करने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया। उस F-5 तैयारे के साथ अमेरिका की जो बेहतरीन जो हिफाजत में मौजूद फौजी अड्डा है कुवैत में, बोरिंग एयरबेस, उसको किस तरीके से ईरान ने तबाह कर दिया, अल-उदैद एयरबेस पर रडार्स को कैसे उड़ा दिया, ये पहेलियां थी। उससे पहले ये पहेलियां थी कि अबना हुर्मुज़ का कब्ज़ा किस तरीके से बरकरार रखा हुआ है, इतना सक्सेसफुली ईरान जो है वो किस तरीके से अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। अरद और दिमोना जहाँ पर इसराइल के जो उनका न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद
मौजूद है उसको किस तरीके से ईरान ने जो है वो सक्सेसफुली टारगेट कर दिया। तो अभी तक तो ये पहेलियां थी, लेकिन हर पहेली के बाद एक नई पहेली निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट किया और ट्रुथ सोशल पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा वो देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर क्या लिखा, उसने लिखा कि द यूएसए हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इस किस्म की बात नहीं की, लेकिन 13 अगस्त और 12 अगस्त की दरमियानी रात ये बात करना और इससे पहले ये बात करना, इन दोनों में फ़र्क है। मुख्तलिफ मौक़ों से ये जंग गुजरी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस स्टेज पर आकर, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, इसकी एक ख़ास जो है वो मानी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ पर मौजूद है। फिर आगे कहा आई थिंक वी विल कीप इट, कि मेरा ख्याल है कि आबनाए हुर्मुज़ को हम रख लेंगे, यानी कि हमारा कब्ज़ा जो है वो रहेगा, हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ हमारी मर्ज़ी से जाएंगे, हमारी मर्ज़ी से आएंगे, कोई फ़ीस वसूल करनी है तो हम वसूल करेंगे, यानी कब्ज़ा जो है वो आबनाए हुर्मुज़ का हमारे पास रहेगा। आवर नेवल ब्लॉकेड इज़ बीइंग कॉल्ड बाय एवरीवन अ वॉल ऑफ स्टील, कि हमारी जो बहरी नाकाबंदी है ईरान की और आबनाए हुर्मुज़ की, उसको दुनिया भर में एक आहनी दीवार कहा जा रहा है, वॉल ऑफ स्टील कहा जा रहा है। एंड देयर इज़ नथिंग ईरान कैन डू अबाउट इट, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईरान इसके तोड़ के लिए कर सके, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दे हैव नो नेवी, उनके पास कोई नेवी मौजूद नहीं है। दे हैव नो एयरफोर्स, उनके पास कोई एयरफोर्स मौजूद नहीं है। देयर रिमेनिंग सोल्जर्स आर अनपेड, कि जो अब उनके फ़ौजी बच गए हैं, यानी कि बाकी तो हमने मार दिए हैं, जो बचे कुछ उनके पास फ़ौजी हैं, उनको तनख्वाहें देने के लिए भी ईरान के पास पैसे नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एंड देयर लीडरशिप इज़ अनसर्टेन एट बेस्ट, यानी अगर कम अज़ कम भी कहा जाए कि उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो क़यादत है, उसके बारे में अभी हतमी नहीं है कि मुज्तबा ख़ामनाई जो हैं उनका कंट्रोल है ईरान के ऊपर, उनके फ़ैसले मुज्तबा ख़ामनाई कर रहे हैं, या फिर पासदारान इनकलाब के कोई जनरल साहब कर रहे हैं, या फिर अब्बास इराक़ची कर रहे हैं, मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं, या फिर मसूद पज़ेश्कियान कर रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पूरी क़यादत के ऊपर सवाल उठा दिया, उसके हवाले से भी दावा कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दे हैव नो मनी, देयर कंट्री इज़ शॉर्ट, ऑल दे हैव इज़ फेक न्यूज़ एंड 300% इन्फ्लेशन, कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनका मुल्क जो है उसको बड़े बुरे तरीके से निशाना बनाया गया है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक जाली ख़बरें और फेक न्यूज़ मौजूद है, और 300% अफरात ज़र महंगाई और इन्फ्लेशन का उनको सामना है। एंड गेटिंग वर्स, और इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। इस ईरान इज़ ऑल टॉक एंड नो एक्शन, के ईरान को सिर्फ बातें करनी आती हैं, उनसे करना कराना उन्होंने कुछ नहीं होता। द बुली ऑफ द मिडल ईस्ट नो लॉन्गर, कि अब ईरान जो है वो मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। प्रेज़ बी टू अल्लाह, यानी अल्लाह का लफ्ज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया। अच्छा, क्रिश्चियंस जो हैं वो गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के हवाले से जब बात करता है तो वो अक्सर ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये दावा कर दिया, और इस दावे के बाद ईरान कैसे सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। यानी कि ये वो दावे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल आगाज़ से इस जंग के कर रहा था। जंग के 48 से 72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मिलती जुलती लैंग्वेज में ईरान की इसी तबाही और बर्बादी का ऐलान जो है वो कर दिया था। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 13 अगस्त की सुबह, दुनिया के बहुत सारे इदारे इसके हवाले से असेसमेंट कर रहे हैं कि ईरान इस जंग को मज़ीद कितना जारी रख सकता है। यानी कि वो ईरान जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसके पास कुछ मौजूद नहीं है, ना नेवी है, ना फ़िज़ाइया है, ना फ़ौज है, ना पैसा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना क़यादत है, कुछ भी नहीं है, इसकी अदम मौजूदगी में तो AI के इस ज़माने में BBC इसके हवाले से एक आर्टिकल लिखता है। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बड़ी हैरानकुन बताता हूँ कि इधर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता है और उधर जो है सैयद अब्बास इराक़ची एक ट्वीट करते हैं, और अब्बास इराक़ची ईरान के वज़ीर ख़ारजा, और वो इस हवाले से कहते हैं, वो यानी कि अपनी शराइत, अपना शर्तनामा सामने रखते हैं कि हम अगर आबनाए हुर्मुज़ को, वो आबनाए हुर्मुज़ जो डोनाल्ड ट्रंप अपने पास रखने का दावा कर रहा है, उसको खोलेंगे तो किस शर्त पे खोलेंगे। उसमें सैयद अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान पोजीशन इज़ क्लियर, कि ईरान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ विल रिमेन क्लोज्ड
until the US ends the war and blockade, unfreezes Iran's assets and agrees to a region-wide ceasefire covering Lebanon and Gaza. नई शराइत ले आया ईरान सामने, यानी वो कहते हैं कि ईरान की पोजीशन बहुत वाज़ेह है, आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका जंग का ख़ात्मा नहीं करता, बहरी नाकाबंदी का ख़ात्मा नहीं करता, ईरान के मुंजमद असासों को अनफ्रीज़ नहीं करता, रीजन वाइड पूरे ख़ित्ते में सीज़ फायर नहीं करता जिसमें लबनान और गज़ा शामिल हैं. नो रीओपनिंग अनटिल दीज कंडीशंस आर मेट, कि उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी जब तक हमारी ये शराइत तस्लीम नहीं की जाती. अब ईरान का कॉन्फिडेंस आखिर है तो किस वजह से है कि साथ ही एक इंटरव्यू जो है वो दिया जाता है जो ईरान का नया फ़ौजी डॉक्ट्रिन है उसके हवाले से. पहले तो ये ज़रा इंटरव्यू का अहवाल सुन लें. इंटरव्यू जो है वो देते हैं ईरानी पासदारान इनकलाब के जो सीनियर मशीर हैं ब्रिगेडियर जनरल रज़ा नक़दी. वो इंटरव्यू देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा अब एक नया फ़ौजी डॉक्ट्रिन आ चुका है जिसमें ईरानी पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरज़मीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया. यानी पहले हम अपने दिफा की और कुछ अहम मखसूस टारगेट्स को निशाना बनाने की जो है वो सलाहियत मेंटेन कर रहे थे, इसराइल को या अमरीकी फ़ौजी अड्डों को या उनके जो एसेट्स हैं इस रीजन में उनको निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर रहे थे. अब हम जिस को अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं, ख़्वा वो अमरीका हो, ख़्वा वो इसराइल हो या कोई और मुल्क हो, उसकी सरज़मीन को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल करने का पासदारान इनकलाब को हुक्म दे दिया गया है. और इसके हवाले से उन्होंने लंबी चौड़ी तफसीलात रखने के साथ साथ अमेरिका का मजाक भी उड़ाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका वो मुल्क है जिसका बजट हमारे बजट से 100 गुना ज़्यादा है और उसके बावजूद जो दुश्मन के तमाम 14 मकासद जो हैं, 14 ऑब्जेक्टिव्स लेकर अमेरिका इस जंग में उतरा था और वो 14 के 14 जो हैं वो नाकाम हो गए हैं. साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया कि जो अमेरिका की जानिब से जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की जो धमकी है उस पर ईरान ने सख्त रद्द अमल देने का जो है वो ऐलान किया है. और ये नकदी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि फिर ये नहीं होगा कि हम हमला करेंगे, इस खित्ते में मौजूद हर अमरीकी फ़ौजी अड्डे के ऊपर अब हम कब्ज़ा कर लेंगे. अब ये ज़ाहिर है कि ये तो है वो जिसको आप बोल बच्चन कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं कि आपने रेटोरिक दिखानी होती है, आपने लोगों का हौसला बढ़ाना होता है, आपने बढ़ा चढ़ा कर अपनी नुकसानात को घटा कर दूसरे के नुकसानात को, अपने दुश्मन के नुकसानात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना होता है. लेकिन फिर जो अब आप इंटरनेशनल और इंडिपेंडेंट रिलेटिवली इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे मीडिया को जिसको आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं या आप ऐसा ये कह सकते हैं कि यार ये काबिल साख मीडिया एटलीस्ट रिसर्च बेस्ड स्टोरी करता है, काउंटर चेक करता है, मौक़िफ़ लेता है, जो सहाफ़ती ज़ाब्ते हैं कम अज़ कम उनको बड़ी हद तक फॉलो करता है. BBC जो है वो एक आर्टिकल शाया करता है और उसमें सबसे बड़ा सवाल यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद ईरान के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल रखा जाता है और पहेली जिसको बूझने की कोशिश की जाती है वो आर्टिकल का टाइटल है कि जंग तूल पकड़ती गई तो ईरान के लिए सबसे ख़तरनाक महाज कौन सा होगा. अब टाइटल तो इसका ये है लेकिन इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है कि जंग शुरू हुए 7 माह गुजर जाने और मुल्की मईशत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद दबाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ईरान की क़यादत अब भी इस तनाज़े को जल्द ख़त्म करने के लिए बेताब नहीं है. यानी ईरान को, वो ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डेसिमेटेड, ख़त्म हो चुका है जिस ईरान का, वो अभी भी इस तनाज़े को जल्द ख़त्म करने के लिए उनको कोई बेताबी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है. ईरान बिल्कुल बेकरार नज़र नहीं आता कि किसी तरीके से हम इस जंग को ख़त्म कर लें. एक ऐसा मुल्क जो अगर इतना तबाह बर्बाद हो चुका है तो उसको तो जल्दी होनी चाहिए कि हम फौरी तौर पर इस जंग को ख़त्म करें, निकलें, अपने नुकसान से बचें और जैसी कैसी डील हमें मिलती है बस हमारी बका हो, हम इक़्तिदार में रहें और हमें जो है वो एक डील मिल जाए. तो BBC लिखता है कि तेहरान मुमकिना तौर पर यह दिखाना चाहता है कि जंग की रफ्तार और समत का तयन सिर्फ अमेरिका नहीं कर सकता, कि अमेरिका डिसाइड करेगा कि जंग किस स्पीड से चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, किस तरीके से शेप अप होगी, कहाँ तक इसका दायरा महदूद रहेगा, कहाँ से ये एक्सीड कर जाएगा.
یہ ایران نے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ جنگ کو کس ہماری شرائط کے اوپر لڑنا ہے اور کس طریقے سے لڑنا ہے. تو بی بی سی لکھتا ہے کہ تہران یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جنگ کی رفتار اور سمت کا تعین صرف امریکہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ہی وہ شاید امریکہ کے فوجی، معاشی اور سیاسی اخراجات میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ واشنگٹن اس کے بعض مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. لیکن بہت کچھ ایک نہایت اہم سوال کے جواب پر منحصر ہے. آخر ایران اس جنگ کو حقیقی طور پر کتنے عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے؟ یہی ہے وہ سب سے بڑی پہلی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بی بی سی جب اس سوال کی کھوج میں جاتا ہے اور دنیا بھر کے جو اس وقت میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جب وہ اس سوال کی کھوج میں جاتے ہیں کہ ایران کتنے عرصے تک یہ جاری رکھ سکتا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی مفروضے کی بنیاد کے اوپر موساد نے کنونس کیا تھا CIA کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا تھا، اور اس حوالے سے بریفنگ جا کر جو بریفنگ ہے وہ سچویشن روم کو ویڈیو لنک کے ذریعے دی گئی تھی، ایک سیف لنک کے ذریعے بنجمن نیتن یاہو کی طرف سے. اور اب اس کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو نے، موساد نے اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے ایران تباہ ہوگا، اتنے گھنٹے میں یہ ہو جائے گا، قیادت کے مارے جانے کے اتنے منٹ کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، ایران ایسے گر جائے گا، ایسے تباہ ہو جائے گا، اینٹی ریولوشن برپا ہو جائے گا، لوگ باہر نکل آئیں گے، اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ہم اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کر دیں گے، ٹائم از رائپ، رجیم جو ہے وہ اس کو تباہ کرنا، گرانا، چینج کرنا بالکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور انہی مفروضوں نے پھنسوا دیا امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو. بی بی سی لکھتا ہے آگے کہ ایران کے پاس تنازع کو طول دینے کی کتنی صلاحیت ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ ایران کی دفاعی صنعت اور میزائلوں کی تنصیبات کے بعض حصوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، تاہم نقصان کی حقیقی نوعیت اور حجم کے بارے میں کوئی آزاد اور قابل اعتماد اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے. ایسی پہیلی ہے کہ کچھ تباہ ہو گیا ہے، اب کچھ کسی چیز کا جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں اور میں نے، آپ کہتے ہیں کہ کچھ اپنے پاس موجود پیسوں میں سے کچھ پیسے خرچ کر چکا ہے عیسیٰ نقوی، تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرے پاس 100 روپے ہیں اور یہی نہیں پتا کہ میں نے خرچ کتنا کیا ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس اب کتنے پیسے واپس بچے ہیں، باقی کتنے پیسے بچے ہیں؟ تو سارے کے سارے اندازے اور مفروضے اسی طریقے کے چل رہے ہیں ایران کے حوالے سے. بڑا ہی حیران کن ہے کہ آج کے زمانے میں اور اتنی مائکروسکوپک ایران کے اوپر انٹیلیجنس رکھنے کے باوجود دنیا بھر کے ادارے ایک فیئر اور زبردست ایک کلوز ٹو ریالٹی اسیسمنٹ دینے میں ناکام ہے. آگے یہ کہتے ہیں کہ چیٹم ہاؤس کے تازہ ترین جائزے کے مطابق ایران کے موجودہ میزائل ذخائر کے بارے میں کوئی قابل اعتماد تخمینہ موجود نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کے بڑے حملوں کی شدت اور حجم میں کمی دیکھی گئی ہے، تاہم جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت کا اندازہ صرف میزائلوں کی تعداد سے نہیں لگایا جا سکتا. ڈرونز اور کروز میزائل نسبتاً آسانی اور کم وقت میں تیار کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اب تک مارے جانے والے متعدد فوجی کمانڈرز کی جگہ نئے افراد تعینات کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایران کا فوجی کمانڈ اور کنٹرول کا انفراسٹرکچر بھی مجموعی طور پر برقرار دکھائی دیتا ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے لیکچرر محمد غائدی نے BBC فارسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران غالباً طویل عرصے تک میزائل حملے کرنے کی اپنی صلاحیت برقرار رکھ سکتا ہے، تاہم ان کی شدت پہلے کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے. یہ بھی صرف اندازے ہیں. اس کے باوجود وہ آبنائے ہرمز میں خلل ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے آگے جو ہے وہ BBC لکھتا ہے کہ ایرانی فیصلہ سازوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک طویل جنگ امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے دفاعی ذخائر کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور بعض امریکی جائزوں میں خبردار کیا گیا ہے کہ ان ہتھیاروں کی تیزی سے دوبارہ فراہمی آسان نہیں ہوگی. محمد غائدی کے مطابق تیل کی قیمتوں پر جنگ کے اثرات اور امریکہ کی داخلی سیاسی صورتحال نے تہران میں یہ امید پیدا کی ہے کہ وہ واشنگٹن کو اپنے بعض مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. امریکی داخلی سیاست کے تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب بھی ریپبلکن ووٹروں کی نسبتاً مضبوط حمایت حاصل ہے، تاہم مختلف جائزوں اور عوامی سرویز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے امریکی شہری اس تنازع سے ناخوش ہیں اور انہیں یہ تشویش لاحق ہے کہ
ٹرمپ اب تک اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اگر تہران کا یہ اندازہ درست ہے تو اس کا مقصد صرف امریکہ کو فوجی میدان میں شکست دینا نہیں ہے، اس کے برعکس ایک طویل اور زیادہ مہنگی جنگ خود امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ فی الحال ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ صرف فوجی صلاحیتوں میں کمی یا عسکری پیچیدگیاں ہی ایران کو جنگ روکنے پر مجبور کر دیں گی۔ پھر آگے بی بی سی نے لکھا کہ ایران کی معیشت کب تک دباؤ برداشت کر سکتی ہے، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ اس کے اوپر بھی، اس پہیلی کے اوپر بھی انہوں نے غور و خوض کرنے کی کوشش کی اور اس کا بھی ڈیفینیٹ آنسر موجود نہیں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایران کو شدید مہنگائی، سرمایہ کاری میں کمی، مقامی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی اور مختلف اقتصادی مسائل کا سامنا تھا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، 47 سال سے ایران کی معاشی ناکہ بندی کی گئی تھی۔ ایران FATF کی بلیک لسٹ میں ہے۔ ایران جو ہے وہ دنیا بھر سے آزادانہ تجارت نہیں کر سکتا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے ان کے معاہدے نہیں ہو سکتے، تیل وہ عالمی منڈی میں جو ریٹ ہے اس کے مطابق نہیں بیچ سکتا، کوئی اس سے خرید لے تو اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، کوئی اس کے ساتھ بزنس کر لے تو اس کے اوپر انٹرنیشنل بینکنگ چینل جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں، اس کے اوپر ملٹی لیٹرل سینکشنز لگ جاتی ہیں، اس پر اقوام متحدہ کی سینکشنز لگ جاتی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ایران سروائیو کر رہا تھا تو ان حالات کا سامنا تو ایران پہلے بھی کر رہا تھا۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے ایک تخمینے کے مطابق مالی سال 2025-26 یعنی کہ اس سے پچھلے سال کے دوران ایران کی معیشت تقریباً 2.7% سکڑ گئی تھی۔ جنگ نے ان معاشی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایران کے شماریاتی مرکز کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 12 مہینوں میں ملک میں مہنگائی 62% تک پہنچ چکی ہے۔ صرف ایران کے صوبے ہرمزگان میں مہنگائی کی شرح 101% سے تجاوز کر گئی ہے۔ روزگار کے شعبے میں بھی جنگ کے اثرات نمایاں رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر محنت کے مطابق جنگ کے باعث 10 لاکھ سے زائد ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں، جبکہ تقریباً 20 لاکھ افراد براہ راست یا بالواسطہ طور پر بے روزگاری کا شکار ہوئے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی ڈھانچے میں موجود عدم توازن ہے، عوامی بے چینی ہے، عدم اطمینان میں تو اضافہ کر سکتی ہے، لیکن یہ عوامل لازماً تہران کی فوجی پالیسی تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ وسیع پیمانے پر عوامی احتجاج یا حکومتی حلقوں کے اندر نمایاں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ تو لاجلی یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جو مرضی ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کرتا رہے، ایران جو ہے وہ ابھی تک سسٹین کر رہا ہے اور اس جنگ کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتا، اس طریقے سے لپیٹنا نہیں چاہتا، امریکہ کی شرائط پر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 مزید پہلوؤں پر بات کی ہے۔ ایک تو جنگ کے دورانیے پر ایران میں جو اختلافات ہیں، یعنی کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، ایران میں بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اینڈلیسلی جاری نہ رکھا جائے، جبکہ کچھ لوگ ہیں ایران میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری تمام شرائط مان بھی لے، جنگ بندی بھی کر دے، اس کے باوجود ہم نے جنگ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ پھر جنگ سے باہر نکلنے کی حکمت عملی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ لگ بھگ یہی ہے کہ ایران جو ہے اس کو جلدی نہیں ہے اس جنگ سے باہر نکلنے کی، ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور پورا ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، ٹرمپ انتظامیہ کے پاس، امریکہ بہادر کے پاس اس جنگ سے نکلنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی دعویٰ کرے اس کے چند گھنٹے کے اندر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ 13 اگست کی صبح جمعرات کے دن تک، اس کے آغاز تک ایران جو ہے وہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔